हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असल सोशियोलॉजी। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। इसको जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव अंग्रेजी में कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाज को विभिन्न अंगों से जुड़ी एक समग्रता के रूप में स्वीकार करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि समाज के निर्माण करने वाले अंग किस प्रकार अन्य अंगों से आपस में जुड़े हुए हैं और इसके द्वारा व्यवस्था को किस प्रकार योगदान दिया जा रहा है। अर्थात यह उद्विकासवादियों के समान किसी अंग को स्वतंत्र नहीं मानते, बल्कि उन अंगों का अन्य अंगों के परिप्रेक्ष्य में ही अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो इसमें जो है दो शब्द हैं। पहला शब्द है संरचनात्मक और दूसरा है प्रकार्यात्मक। ठीक है, तो इन दो शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो ये पूरे का पूरा पर्सपेक्टिव जो है लगभग समझ में आ जाएगा। तो पहला है जैसा कि संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर किस चीज का स्ट्रक्चर? क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादातर चीजें जो है समाज से संबंधित चाहिए होती हैं। तो समाज का स्ट्रक्चर, समाज की संरचना के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो समाज की जो संरचना होती है वो किन्हीं इकाइयों द्वारा मिलकर बनती है, कुछ इकाइयों द्वारा मिलकर बनती है, और वो उन इकाइयों के मिलने के बाद जो है समाज का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। और जो इकाइयाँ वो एकदम से एक अरेंज रूप में, एक सिस्टमेटिक रूप में जब व्यवस्थित होती हैं, अरेंज होती हैं, तो समाज का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। वो इकाइयाँ, जो समाज की जो इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि संस्था, समुदाय, समितियाँ, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य आदि। तो ये जो हैं स्ट्रक्चर की कुछ इकाइयां हैं जिनके द्वारा समाज का निर्माण होता है। अब जो अगला शब्द है वो है प्रकार्यात्मक। प्रकार्य से बना है प्रकार्यात्मक। तो प्रकार्य का मन का अर्थ होता है फंक्शन, यानी कि कुछ कार्य करना। तो ये जो इकाइयां हैं समाज की, जिनके द्वारा समाज का निर्माण हुआ है, तो इन इकाइयों का अपना कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ प्रकार्य है, कुछ ना कुछ अपना एक काम है। तो इन्हीं कामों को जो है, इन्हीं कार्यों को जो है हम प्रकार्य कहते हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों को मिला करके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम परिप्रेक्ष्य की जो है हम आज बात कर रहे हैं कि समाज की स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और उसके प्रकार्य किस प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है इस प्रकार से ये बन जाता है। तो आइए देखते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आनुभविक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए एम एन श्रीनिवास संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को क्षेत्र व्यू यानी कि फील्ड व्यू कहते हैं। फील्ड व्यू का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम जो है फील्ड व्यू यानी कि फील्ड में जा करके स्टडी करें। और जब हम फील्ड में जा करके स्टडी करते हैं, जब कोई भी अध्ययन जो है हम किसी अध्ययन क्षेत्र में जा करके करते हैं, तो उसी अध्ययन को जो है अनुभाविक अध्ययन कहा जाता है। जैसा कि इसमें आया अनुभाविक दृष्टिकोण। तो अनुभाविक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि हम फील्ड में गए, फील्ड में हमने जो है डेटा कलेक्ट किए, उनका एनालिसिस किया, और उसी बिहाफ पर जो है कुछ टूल्स और टेक्निक्स का हमने प्रयोग किया, और फिर हम किसी ना किसी फाइंडिंग्स पर पहुंच गए। तो जब इस प्रकार की हम स्टडी करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम फील्ड व्यू या एम्पिरिकल स्टडी कहते हैं, जिसको कि हम हिंदी में अनुभाविक स्टडी या अनुभाविक अध्ययन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये है। अब आगे देखते हैं। एम एन श्रीनिवास की कुछ किताबें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनको हम जो है अब आगे देखते हैं। तो एम एन श्रीनिवास का जन्म जो है 1916 से और उनकी मृत्यु 1999 में। ठीक है ना। तो ये इनका कार्यकाल है, और इसी कार्यकाल में इन्होंने जो है बहुत सारे जो है समाजशास्त्र के तहत बहुत सारे कार्य किए। और उसमें जो है सबसे पहली जो किताब जो इन्होंने लिखी है, किताबें बहुत सारी हैं लेकिन मैंने बहुत सारी मेंशन नहीं की हैं, कुछ ही मेंशन की हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लगा कि हाँ अच्छी किताबें हैं, उनको मैंने लिया है। तो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में इन्होंने लिखी। इसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, 1952 में 1952 में लिखी गई। इसके पश्चात इंडियाज़ विलेज 1955 में लिखी गई, बहुत आती है ये एग्जाम में। इसके बाद कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एस्टेज 1962 में लिखी गई। इसके बाद द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में लिखी गई। इसके बाद है डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया 1977
1977 में प्रकाशित हुई। ये इनके द्वारा कुछ प्रमुख किताबें हैं जो एम एन श्रीनिवास ने लिखी हैं। अब आइए आगे देखते हैं। एम एन श्रीनिवास की गिनती भारत के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। इन्होंने जी.एस. घुरिये के नेतृत्व में बंबई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। जी.एस. घुरिये वेल नोन समाजशास्त्री हैं, है ना, जिनके विषय में हमने कई बार परिचर्चा करी है। तो उनके अंडर में जो है इन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, यानी कि एमए जो है इनके निर्देशन में इन्होंने किया। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। एमए करने के बाद ये जो है लंदन चले गए और उन्होंने रैडक्लिफ ब्राउन तथा इवान पर्चार्ड के साथ मिलकर काम किया। ठीक है, तो लंदन में जो है इनको रैडक्लिफ ब्राउन मिले और इवान पर्चार्ड के साथ जो है इन्होंने आगे की अपनी स्टडी की। श्रीनिवास द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर में स्थित कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया गया। ठीक है, श्रीनिवास दक्षिण भारत के मैसूर स्थित कुर्ग क्षेत्र के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, कुर्ग इनकी एक किताब भी है जो पीछे अभी आई है, कुर्ग का अध्ययन किया है इन्होंने। तो कुर्ग जो है एक क्षेत्र है, एक स्थान है, मैसूर में स्थित है दक्षिण भारत में। तो वहाँ का जो है इन्होंने अध्ययन किया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एम एन श्रीनिवास ने किस क्षेत्र का अध्ययन किया है, तो मैसूर का अध्ययन किया है। कौन से क्षेत्र में? कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया है दक्षिण भारत में। तो कुर्ग का जो है इन्होंने अध्ययन किया है। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि भारत की जातियों में गतिशीलता संभव है। ठीक है ना, यानी कि जब इन्होंने कुर्ग का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि भारत की जातियों में गतिशीलता जो है संभव है, यानी कि जो कास्ट में मोबिलिटी होती है वो पाई जाती है, यानी कि एक कास्ट एक स्थान से दूसरे स्थान को आ जा सकती है और उनमें जो है इस प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है। और ये कहना कि जाति गतिहीन है गलत है ना। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जातियों में जो है गति नहीं होती। तो एम एन श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के दौरान ये बताया कि कास्ट में जो है गतिशीलता पाई जाती है, कास्ट गतिहीन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। श्रीनिवास द्वारा मैसूर क्षेत्र के ही रामपुरा गांव का अध्ययन किया गया, है ना, यानी कि रामपुरा गांव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम एन श्रीनिवास से जुड़ा हुआ रामपुरा गांव का अध्ययन किया गया। इन सभी अध्ययनों के उपरांत श्रीनिवास द्वारा ग्रामीण समाज के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया। जब इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया तो उस रामपुरा गांव के अध्ययन के पश्चात कुछ टर्म्स या कुछ अवधारणाएं निकल करके सामने आई जो है एम एन श्रीनिवास के जीवन में बड़ी महत्व रखती हैं और समाजशास्त्री होने के नाते हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कौन कौन सी हैं वो? जैसे ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, प्रभु जाति आदि। ठीक है, तो ये कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिनके बिना एम एन श्रीनिवास जी अधूरे ही समझ लो। ठीक है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनकी अवधारणा है वो है संस्कृतिकरण की, यानी कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के द्वारा ही जो है एम एन श्रीनिवास ने बहुत ज़्यादा जो समाजशास्त्र में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने का प्रयास किया और ये इनकी बहुत बड़ी ख्याति है और बहुत बड़ी देन है समाजशास्त्र में। श्रीनिवास द्वारा जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करने के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन आलोचना के उपरांत उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, संस्कृतिकरण को पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण ही कहा, लेकिन कुछ आलोचनाएं हुई, कुछ इनका जो है क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसके बाद जो है इन्होंने फिर ब्राह्मणीकरण शब्द को हटा करके संस्कृतिकरण शब्द को ही इन्होंने प्रयोग में लिया और संस्कृतिकरण शब्द जो है आगे आया फिर आगे। अब हम जानते हैं कि संस्कृतिकरण क्या होता है, किसको कहते हैं संस्कृतिकरण। तो श्रीनिवास द्वारा जातीय गतिशीलता के रूप में 1952 में प्रकाशित पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया में पहली बार संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया गया। तो अगर हम ये जानना चाहें कि संस्कृतिकरण शब्द जो है कहाँ से आया, तो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया ये उनकी किताब है, उसमें जो है पहली बार एम एन श्रीनिवास ने इस किताब में संस्कृतिकरण शब्द को दिया। ठीक है, श्रीनिवास के अनुसार जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी द्विज जाति की जीवन शैली, पूजा पद्धति आदि को अपनाती है तो यह संस्कृतिकरण कही जाती है। ठीक है, संस्कृतिकरण वास्तव में क्या है, साधारण शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें कि जब कोई निम्न जाति है ना उच्च जातियों के जैसे बनने का प्रयास करती है। ठीक है ना, उच्च जातियों के जैसे बनने का प्रयास से मतलब क्या है, उनके रीति रिवाज अपनाएं, उनकी परंपरा को अपनाएं। ठीक है, तो उसको ही जो है हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, उसकी पूजा पद्धति को अपनाएं। तो इन सब चीज़ों को जब वो निम्न जातियाँ उच्च जातियों के जैसे
बन जाएंगी या बनने का प्रयास करेंगी। तो इसको जो है एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा है। ठीक है, इस आधार पर संस्कृतिकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। पहली विशेषता है यह जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैसा कि एम एन श्रीनिवास ने कहा कि जाति गतिशीलता पाई जाती है, जातीय गतिशीलता होती है जातियों में, तो ये इनकी विशेषता संस्कृतिकरण की है। तो संस्कृतिकरण का संबंध केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो निम्न जातियां पाई जाती हैं वो केवल हिंदुओं में पाई जाती हैं, अन्य धर्मों में भी जो है निम्न जातियां पाई जाती हैं, और अन्य जो निम्न जातियां होती हैं वो अन्य धर्मों के अनुसार उन जो उस धर्म में जो उच्च वर्ण होते हैं उनका अनुसरण करने का प्रयास करती हैं, तो उसको भी जो है हम इसमें ले सकते हैं। संस्कृतिकरण द्वारा समाज में पदमूलक परिवर्तन होता है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जो कास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं चेंज होता है। अगर हम कहें कि हाँ हमने जो है उनके रीति रिवाज अपना लिए, हमने उच्च जातियों के रीति रिवाज जो है अपना लिए, उनके जैसा जो है हम बन गए या बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी कास्ट बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई ब्राह्मणों के अगर रीति रिवाज अपना लिए, उच्च वर्ग के जो है अगर हमने कुछ अपना लिया, तो ये नहीं कि हम अपनी कास्ट को छोड़ करके उनकी कास्ट बन जाएंगे, नहीं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि उसमें केवल पोजिशनल चेंज होता है ना, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो तो मेंटेन रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं होता है। अगर आप उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपना लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उच्च जाति में जो है परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप रहेंगे उसी कास्ट में, चूंकि जाति जो है एक बंद वर्ग है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति में उसकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, तो जाति कभी भी नहीं बदलती है व्यक्ति की। धर्म बदल सकता है, आज आप हिंदू धर्म में, कल को आप कोई अन्य धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कोई सा भी धर्म जो है आप ग्रहण कर सकते हो, लेकिन आपकी जो कास्ट है उस धर्म में भी वही रहेगी जो यहाँ पे है। ठीक है ना, तो कास्ट कभी नहीं बदलती। ठीक है ना, तो ये इसमें बताने का प्रयास किया गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, इसके द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता देखने को मिलती है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक क्षैतिज गतिशीलता को प्रकट करती है। ठीक है, तो यानी कि जब व्यक्ति जो है अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन को ग्रहण कर लेता है तो ये ऊर्ध्वगामी गतिशीलता हो जाती है। यानी कि एक स्थान जो है आपका निम्न स्थान है और आप जो है उच्च स्थान को प्राप्त कर लेते हो, तो इस प्रकार की जो गतिशीलता होती है वो ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता होती है। ठीक है, आगे क्या है, संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण और विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया मानते हैं। ये योगेंद्र सिंह जी का अपना विचार है। संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का गुच्छा है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं, कास्ट, क्लास, है ना, और भी बहुत सारी अवधारणाएं इसके अंतर्गत निहित है। तो ये सबको जो है समाहित कर करके संस्कृतिकरण आगे बढ़ता है। अब संस्कृतिकरण के पश्चात एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के बारे में बताया है। तो पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण की अवधारणा का उल्लेख श्रीनिवास द्वारा भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है, पश्चिमीकरण का शाब्दिक अर्थ पश्चिम संस्कृति का विस्तार है ना, यानी कि पश्चिमीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पश्चिमी संस्कृति का विस्तार, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर यानी अमेरिका की कल्चर, लंदन की कल्चर, यूरोप की जो कल्चर है, उसमें जो है उसका विस्तार करना पश्चिमीकरण कहलाता है। श्रीनिवास क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमीकरण वह परिवर्तन है जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण आया। ठीक है, यह परिवर्तन तकनीकी, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और लोगों की आदतों व जीवन शैलियों आदि में दिखाई देता है। तो पश्चिमीकरण वास्तव में क्या है कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे वो जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ छोड़ के चले गए। क्या क्या छोड़ के चले गए? अपनी वेशभूषा छोड़ के चले गए, है ना, जीन्स, टॉप, पैंट, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ के चले गए। हम इंडिया के लोग थे, भारत के लोग थे, तो हम लोग क्या जानते थे? हम तो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा पहनते थे सब लोग, है ना। हमारा जो रहन सहन था वो अलग प्रकार का था। लेकिन जब अंग्रेज लोग यहाँ आए तो हमें जो है अपनी जो है वेशभूषा प्रदान करके चले गए। खान पान, है ना, उनके जैसा खाना, उनके जैसा पीना, ये सब लोग हम लोगों ने जो है उन्हीं से जो है ग्रहण किया। रहन सहन भी जो है अंग्रेजों के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं।
तो ये सब जो है लोगों की आदतों व जीवन शैलियों में दिखाई देता है। तो यही जो है, यानी कि जब हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाएंगे, तो उसी को ही जो है एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन कहा है। अब इसके बाद इनका अगला कंसेप्ट है प्रभु जाति, यानी कि डोमिनेंट कास्ट। ये क्या होती है? प्रभु जाति की अवधारणा को श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के उपरांत दिया। ठीक है, यानी कि मैसूर के जो रामपुरा गांव था उसके अध्ययन के दौरान इन्होंने जो है डोमिनेंट कास्ट नामक कंसेप्ट प्रस्तुत किया। तो क्या है डोमिनेंट कास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसकी जो है 3 कहें तो विशेषताएं मान लेते हैं। पहली क्या है? जो संख्या में अधिक है। किसको कहेंगे हम डोमिनेंट कास्ट? प्रभु जाति, यानी कि जो अपनी संख्या में, जो जातियां अपनी संख्या में अधिक है, यानी कि इसको कहेंगे हम संख्यात्मक शक्ति। जिसके पास अपनी संख्यात्मक शक्ति है उसको हम डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं, यानी कि प्रभु जाति कह सकते हैं। दूसरा क्या है? उस जाति के पास गांव की अधिकांश भूमि है, अर्थात वे स्वामी हैं। किस चीज के स्वामी हैं? भूस्वामी हैं, उनके पास जमीन है अधिक। तो इस प्रकार से वो लोग क्या हो जाएंगे? वो आर्थिक शक्ति से भी परिपूर्ण हो जाएंगे, यानी कि उनके पास पहली तो होगी संख्यात्मक शक्ति, यानी कि संख्या के आधार पर अधिक है। उसके बाद उनके पास आर्थिक शक्ति भी होगी, यानी कि उनके पास जमीन है तो रुपया भी है, पैसा भी है। इस आधार पर जो है उनको हम प्रभु जाति मान सकते हैं। तीसरा क्या है? पंचायत से लेकर अन्य सभी गांवों की संस्थाओं पर उस जाति का दबदबा है, यानी कि राजनीतिक तौर पर भी जो है वो लोग स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक शक्ति जिन लोगों के पास होती है उन लोगों को भी जो है हम प्रभु जाति कह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो तीनों की तीनों विशेषताएं हैं जहाँ फिट होंगी उन व्यक्तियों को जो है या उस समाज को जो है हम प्रभु जाति का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। पहला, संख्यात्मक रूप से स्ट्रांग है व्यक्ति, उनको हम डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। जो लोग आर्थिक रूप से स्ट्रांग हैं उनको हम डोमिनेंट कास्ट कह सकते हैं। जो लोग पॉलिटिकल रूप से स्ट्रांग हैं उनको भी जो है हम डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति का दर्जा दे सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो लोग संख्यात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं तो उनको जो है हम प्रभु जाति का दर्जा या वो लोग डोमिनेंट कास्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो शब्द है अजगर, है ना, तो इससे साबित होता है कि ये जो अजगर है ये डोमिनेंट कास्ट है ना, ये डोमिनेंट कास्ट है। आ से होते हैं अहीर, जा से जाट, गा से गुजर और रा से राजपूत। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अजगर का कंसेप्ट है ये आया है, यानी कि ये क्षेत्र विशेष पर पाई जाती हैं, है ना, यानी कि सब जगह अहीर लोग डोमिनेंट नहीं होते, सब जगह जाट वर्ग जो है डोमिनेंट नहीं होता, सभी स्थानों पर जो है गुजर डोमिनेट नहीं होते, सभी स्थानों पर जो है राजपूत डोमिनेट नहीं होते। तो ये क्षेत्र विशेष पर जो है पाई जाती हैं, यानी कि किन्हीं किन्हीं स्थानों पर जो है अहीर लोग जो है डोमिनेंट होते हैं, कहीं पे जो है जाट व्यक्ति जो है डोमिनेंट होते हैं, कहीं पे जो है गुजर लोग जो है डोमिनेंट होते हैं और कहीं कहीं पर जो है राजपूत जो लोग हैं वो लोग डोमिनेंट होते हैं। कुल मिलाकर के जो ये अजगर का कंसेप्ट है ये है। तो ये अजगर के नाम से जो है ये विख्यात है और हम इन 4 जातियों को या इन 4 वर्गों को जो है डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति हम मान सकते हैं। ये क्षेत्र विशेष के आधार पर जो है आधारित है, ये नहीं कि सभी जगह, है ना। कहीं जहाँ पे ये संख्या में ज़्यादा होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और पॉलिटिकल रूप से मजबूत होंगे, वहीं ना होगी ना, वहीं तो होंगे ये डोमिनेंट, हर जगह थोड़ी ना। ठीक है, तो कहीं कहीं ये तीनों की तीनों विशेषताएं अहीरों में पाई जाती हैं, कहीं कहीं जाटों में पाई जाएंगी, कहीं कहीं गुजरों में पाई जाएंगी और कहीं कहीं राजपूत में जो है ये जो तीनों विशेषताएं हैं डोमिनेंट कास्ट की वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ का वीडियो जो है, आज का वीडियो जो है आज यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और थैंक्स अ लॉट।